नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। आई होप आप लोगों ने ऐसी कहानी आज तक नहीं सुनी होगी, इतनी ज़्यादा डरावनी है। तो कहानी शुरू होती है कौशल से। कौशल और उसके दो भाई रवि और जय, ये तीनों भाई हैं और तीनों बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं। कौशल की अभी अभी शादी हुई थी और 2 महीने हुए थे, तो सबने डिसाइड किया कि हम सब घूमने जाएंगे। तो उनके भाई भी साथ में ही जाने वाले थे, क्योंकि दीक्षा ने कहा, दीक्षा कौशल की वाइफ है, उसने कहा कि हम चारों लोग जाएंगे और घूम कर आएंगे। तो उनकी मम्मी ने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम दोनों चले जाओ और ये लोग बाद में घुमाएंगे। लेकिन दीक्षा का मन था कि वो दोनों भी कहीं जा नहीं पाते हैं और हम लोग तो ऐसे ही पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो हम चारों लोग जाएंगे। अब भाई भी बड़े खुश हो गए कि चलो भाभी कितनी अच्छी है और हम सब साथ में जाएंगे तो और भी मज़ा आएगा। यही सोच करके चारों लोग रेडी होते हैं और अपनी गाड़ी से ये लोग चल देते हैं। अब ये लोग डिसाइड कर चुके थे कि हमें कहाँ जाना है। दीक्षा ने कहा था कि हमें राजस्थान जाना है, क्योंकि वो जगह बहुत ही अच्छी है और वहाँ पर कैंपिंग करेंगे और भी मज़ा आएगा। तो लोगों ने कैंपिंग का सारा सामान रख लिया था, यहाँ तक कि लकड़ियाँ भी रख ली थी, क्योंकि कहते हैं वहाँ रेगिस्तान में लकड़ियाँ मिलना बहुत मुश्किल है। तो लोगों ने अपनी गाड़ी में लकड़ियाँ भी रख ली थी, खाने का सारा सामान रखा था और थोड़ा बहुत कुछ खाने का सामान ले लिया था जो रास्ते में खाएंगे। अब ये लोग यहाँ से चल चुके थे और दिल्ली से राजस्थान की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो ये लोग रास्ते में एक जगह पर रुक करके ढाबे में अपना जो खाना लाए थे और थोड़ा बहुत खाना ढाबे से लेकर इन्होंने खाना खाया और वहाँ से चल पड़े। अब राजस्थान तो पहुँच गए थे, लेकिन होटल अभी नहीं पहुँचे थे, क्योंकि रास्ते में इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। जहाँ पर इनकी गाड़ी ख़राब हुई थी उसका भी एक रीज़न था। गाड़ी रवि चला रहा था और कौशल और दीक्षा पीछे वाली सीट पर थे, जय आगे वाली सीट पर बगल में बैठा हुआ था। रवि एकदम से चौंक जाता है क्योंकि गाड़ी डिसबैलेंस हुई थी। सामने गाड़ी की एक बिल्ली आ गई थी, वो बिल्ली काली बिल्ली थी। उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी नीचे खड्डे में गिर जाती है। अब वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल था क्योंकि रेत थी, तो गाड़ी फंस चुकी थी। इन चारों ने बहुत मेहनत की लेकिन गाड़ी बाहर नहीं निकली। अब रात इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, लगभग 1 बज चुका था और इन्होंने सोचा कि अब गाड़ी अकेले तो निकलेगी नहीं और हेल्प के लिए कोई आ भी नहीं सकता है। तो दीक्षा कहती है कि ऐसा करते हैं, हम लोग यहीं पर कैंपिंग करते हैं, सुबह हो जाएगी, सुबह कोई ना कोई तो हेल्प के लिए आएगा ही और हम लोग अपनी गाड़ी निकाल लेंगे। सभी लोग राजी हो जाते हैं, कैंपिंग का सारा सामान निकालते हैं और वहीं रेत पर एक किनारे टेंट लगाते हैं। टेंट तो लग गया था। अब चारों बहुत थक चुके थे क्योंकि गाड़ी में ही इतनी मेहनत कर ली थी धक्का लगाने में, तो सभी लोग लेटे हुए थे। अब दीक्षा आग जलाने की कोशिश कर रही थी, पर फाइनली आग जल जाती है और ये चारों अब उस आग के चारों तरफ बैठे थे। तभी कौशल बोलता है कि दीक्षा कुछ खाने के लिए है। तो दीक्षा कहती है खाने का सामान तो ख़त्म हो गया था, हाँ बनाने के लिए है, चलो निकालते हैं, बनाने की तैयारी करते हैं। जैसे ही खाने का जो सामान बनाने वाला रखा था, सब्जियां थी, मैगी थी और थोड़ा बहुत और सामान था, वो सब सामान जैसे ही निकाला तो दीक्षा देख करके एकदम से चीख पड़ती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, घर से तो सारा सामान मैं ठीक ठाक लाई थी, पर अचानक से ये ख़राब कैसे हो गया। यहाँ तक कि नींबू भी पीले से लाल हो गए थे। ये देख करके सभी लोग एकदम से चौंके थे, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब अभी इतने ही टाइम में, मतलब इतनी जल्दी कैसे कुछ ख़राब हो सकता है। तो ये लोग बोलते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सब्जियां ख़राब हो गई हैं, मैगी बना लेते हैं। मैगी का पैकेट खोला तो उसके अंदर कीड़े थे। वो एकदम ऐसे लग रहा था सालों पुरानी मैगी है और ये ख़राब हो चुकी है। अब ये लोग परेशान होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और हम लोग खाएंगे क्या, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी। थोड़ी देर ये लोग बैठे रहते हैं, तभी अचानक से देखते हैं कि जो पास में ही एक कस्बा है, अभी तक वहाँ पर कोई लाइट नहीं दिख रही थी। यहाँ पर इतना पता चल रहा था कि कोई गांव है, कुछ घर हैं, लेकिन अंधेरा था। पर अब एक जगह पर लाइट दिख रही थी।
ये देखते ही ये लोगों के चेहरे चमक उठते हैं और ये चारों उठते हैं और सोचते हैं वहाँ जाकर थोड़ी हेल्प मांगेंगे और हो सकता है कोई हेल्प कर दे। तो ये लोग धीरे धीरे रेतीले रास्ते पर चल पड़ते हैं। चारों लोग जा रहे थे। गांव एकदम सन्नाटे से भरा था, रोडें पक्की थी लेकिन कोई भी घर खुला हुआ नहीं था, लाइटें कहीं नहीं जल रही थी। पर एक घर बहुत बड़ा था। वो घर ऐसा लग रहा था, दूर से तो घर ही दिख रहा था लेकिन नज़दीक जाकर पता चलता है कि वो एक हवेली है और बहुत बड़ी है। तो ये लोग उसके सामने जाते हैं और दरवाज़ा नॉक करने ही वाले थे कि तभी दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अब ये चोरों एकदम चौंक जाते हैं, एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। उसके बाद आवाज़ देते हैं कि कोई है यहाँ पर, लेकिन कोई बोलता नहीं है। तो ये लोग धीरे धीरे उस हवेली के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही अंदर गए थे दरवाज़ा एकदम से बंद हो जाता है। अब ये चारों पीछे पलट कर देखते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा बंद हो चुका है। ये लोग उस हवेली में कैद हो चुके थे। अब ये चारों घबरा जाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं। चारों तरफ देखने के बाद ये सोचते हैं कि अब हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे, आखिर यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा है। तभी इन्हें एक आहट होती है जैसे दूसरे कमरे में कोई है, कोई बात कर रहा है। तो दबे पाँव से धीरे धीरे उधर की तरफ बढ़ते हैं। आवाज़ दे रहे थे कोई है धीरे धीरे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। तो ये तीनों, एक सोफ़ा पड़ा था बहुत बड़ा सा, उस सोफ़े के पीछे छिप जाते हैं और रवि उठता है। रवि धीरे से उस कमरे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही कमरे में झांकता है तो देखता है एक औरत है, वो शीशे के सामने बैठी है और बाल संवार रही है। उसके बाल बहुत बड़े बड़े हैं, ज़मीन तक हैं, सफ़ेद बाल हैं और उसने एक सफ़ेद रंग की ड्रेस पहन रखी है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, तो वो कुछ गुनगुना रही थी। ये देख करके ये थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि उसके बाल ही इतने डरावने लग रहे थे, इतने बड़े बड़े सफ़ेद बाल। तो ये बाहर खड़ा रहता है, देखने की कोशिश कर रहा था आखिर ये है कौन। जैसे ही उस आईने में इसकी निगाह पड़ती है, वो देख करके एकदम से ये चीखता है और मुंह दबा करके बाहर आता है। अब वो तीनों पूछते हैं क्या हुआ है, कौन है। तो वो बताता है कि वो कोई नॉर्मल औरत नहीं लग रही है, वो कोई चुड़ैल है या डायन है, क्योंकि उसका चेहरा इतना ज़्यादा भयानक दिख रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है। अब ये चारों उस सोफ़े के पीछे छिप जाते हैं और देखने की कोशिश कर रहे थे आखिर क्या होता है। तभी देखते हैं कि घर में कई लोग हैं जो इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन पर नहीं चल रहे हैं, हवा में चल रहे हैं। फाइनली वो औरत उठकर आती है और आने के बाद उस सोफ़े के ऊपर बैठ जाती। अब ये लोग सोफ़े के पीछे बैठे थे। तभी वो कहती है कि जो भी इस सोफ़े के पीछे है वो सामने आ जाओ। अब ये लोग सोचते हैं उन्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं। ये लोग नहीं उठते हैं, लेकिन वो अचानक से इनके पीछे आती है सोफ़े के पास और कौशल का पैर पकड़ के एकदम से खींचती है। कौशल डर की वजह से बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। वो चीखते हुए ऊपर छत पर उसको टांग देती है। अब ये लोग ये चीज़ देख करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जितनी आत्माएं थीं वहीं पर घूम रही थी गोल गोल। कौशल चीख रहा था और ना ही वो लोग मार रहे थे डायरेक्ट कुछ, लेकिन उसके शरीर के एक एक अंग से खून निकल रहा था और वो चिल्लाए जा रहा था जैसे बहुत दर्द में हो। धीरे धीरे करके उन सभी आत्माओं ने इन चारों को अपना शिकार बनाया। यहाँ तक कि दीक्षा को भी एक बेड के ऊपर बांध दिया था और दीक्षा के पूरे शरीर में छेद कर दिए थे। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और इसी तरह चिल्लाते चिल्लाते चारों अपना दम तोड़ देते हैं। सुबह होती है। गांव के लोग, उस कस्बे के लोग जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि इन चारों की लाश वहीं रेगिस्तान में पड़ी हुई है। अब वहाँ पर तो कस्बा था तो दुकानें भी थी और हॉस्पिटल भी था एक। तो उस गांव के लोग उन्हें उठाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि वो चारों मर चुके हैं। अब ये किसने मारा, कैसे मरे, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती थी, लेकिन अब वो लोग मर चुके थे तो उनको उनके घर तक पहुंचाना था। तो उन लोगों ने एड्रेस पता किया, उनकी गाड़ी से कुछ कागजात मिले थे, उससे उनके घर फ़ोन किया गया तो उनकी फैमिली वाले आए। लेकिन गांव वालों का कहना था कि शायद ये लोग उस हवेली में गए थे, क्योंकि बॉडी हवेली में नहीं मिली थी, हवेली के बाहर मिली थी। तो कुछ कहना मुश्किल था, लेकिन शायद उन लोगों को यही लग रहा था कि ये लोग हवेली के अंदर गए थे, क्योंकि जो एक बार उस हवेली में जाता है
वो जिंदा वापस नहीं आता है। ये इस हवेली का श्राप था या क्या था, गांव के लोग इतना जानते हैं कि उस हवेली के आसपास शाम के बाद कोई भी नहीं जाता है। बहुत ही डरावना है। तो कहते हैं ये कस्बा तो आज भी वैसा का वैसा ही है। लोग ज़्यादा शाम के वक्त उधर नहीं जाते हैं, लेकिन ये चारों मर चुके थे और इनके घर वाले रो रो कर बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनकी बॉडी को ले जाते हैं। अब दिन गुजरने लगते हैं और तब लगभग 5 साल बाद कौशल का सबसे छोटा भाई, जो कि उस वक्त लगभग 12-13 साल का था, अब वो थोड़ा बड़ा हो गया था और उसने सोचा कि मैं अपने भाई और भाभी की मौत का बदला लेना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ वहाँ पर ऐसा क्या है। तो वो प्लान करता है कि मैं जाऊँगा वहाँ पर, और वो फाइनली अकेले ही, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो नहीं मानता था भूत प्रेत आत्माएं ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये वहाँ पर पहुँचता है और जब रात के वक्त वो भी वहाँ पहुँचता है तो उसे एक औरत दिखाई पड़ती है उस हवेली के बाहर, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। उसे देखते ही ये समझ जाता है कि शायद यही वो औरत है जिसने शायद इन सभी लोगों को मारा होगा, क्योंकि वो धीरे से उस हवेली के अंदर जाती है और कौशल के भाई को, जिसका नाम राज था, और वो उसे बुलाने की कोशिश करती है। तो राज अंदर जाता है और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा था, वो अंदर नहीं गया, दरवाजे के पास ही खड़ा था। वो औरत उसे बहुत बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राज अंदर नहीं गया। अब राज, आप लोग सोच रहे होंगे कि उसके दूसरे भाई का नाम भी राज था, लेकिन इसीलिए इसका नाम राज रखा गया था क्योंकि राज को इनके मम्मी पापा बहुत प्यार करते थे। उसके गुजर जाने के बाद छोटे भाई का नाम भी उन्होंने राज रख दिया था। तो अब राज बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, वो अंदर नहीं गया, वो बाहर ही रहा और वहाँ से सीधे गांव के उस मंदिर में पहुँचता है। मंदिर में गुरुजी से मिलता है और उनसे पूछता है कि यहाँ पर ऐसा क्या है। तो वो बताते हैं आज से सालों पहले इस हवेली में एक रानी थी जो डायन थी। वो धीरे धीरे राजा को और अपने बच्चों को भी खा गई थी और इसी हवेली में रहती थी। लोगों ने उससे बात करना, उसके हवेली में आना जाना छोड़ दिया था क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी थी। इसी वजह से धीरे धीरे उसी हवेली में रहते हुए उसने अपना दम तोड़ दिया। इसलिए कहते हैं कि उस हवेली में एक नहीं कई आत्माएं हैं। जिसको भी उसने मारा था वो सारी आत्माएं उसी में कैद हैं और वो डायन वो हवेली छोड़ना नहीं चाहती और कहती है जो भी इस हवेली में आएगा वो मारा जाएगा। तो ये कहता है उन्हें मुक्त करने का कुछ तो उपाय होगा ही। तो वो बताते हैं हाँ उपाय है, और गुरुजी के अनुसार जो भी उपाय था राज ने सब कुछ किया और उसके बाद उस हवेली को उस डायन से मुक्त करवाया। मुक्त तो करवा दिया था, उस कस्बे के लोग उसमें आना जाना भी शुरू हो गया था, लेकिन इन्होंने अपने चारों लोगों को खोया था, भाभी और भाइयों को। ये दुख आज तक राज के अंदर है और वो वहाँ से सब कुछ ठीक करके वापस आ गया था। जान गया था किस तरह उनकी मौत हुई है। सब कुछ बहुत दुखद था, लेकिन आज उस कस्बे के लोग बहुत खुश हैं और राज को आशीर्वाद देते हैं, उसे दुआएं देते हैं कि उसकी वजह से ये श्राप मुक्त हो गया है कस्बा। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।